हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि तुम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। यार देखो, अगर तुम क्लास 10th में हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पेशली ये जो वीडियो है वो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। पर अगर तुम 9th क्लास के हो, 8th क्लास के हो या उससे पहले किसी और क्लास के हो तो इसमें से कुछ पॉइंट्स तुम फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पर स्पेशली क्लास 10th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो है। ठीक है, शुरू करते हैं सीधा। तो सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि तुम्हें एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है। ये जो वर्ड है रियलिस्टिक, इस पे फोकस करना। रियलिस्टिक का मतलब जो असल में रियल में तुम फॉलो कर पाओ, ऐसा स्टडी प्लान। और सबसे पहली गलती स्टडी प्लान बनाते हुए जो तुम्हें नहीं करनी है वो ये है कि तुम्हें अपना स्टडी प्लान टाइम बाउंड नहीं बनाना है। तुम्हें टाइमिंग्स में अपने आप को बंद नहीं करना है कि मुझे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैथ्स पढ़ना है, 4 से 6 बजे तक साइंस पढ़नी है, 6 से 8 बजे तक एसएसटी पढ़नी है। ऐसा टाइम बाउंड शेड्यूल नहीं बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, फिर बनाना कैसे है? तुम्हें अपना शेड्यूल जो बनाना है, जो स्टडी प्लान बनाना है, वो बनाना है टारगेट बेस्ड। टारगेट बेस्ड बनाओ, यानी कि तुम डिसाइड करो कि आज तुम्हें कितनी चीज किस सब्जेक्ट की कंप्लीट करनी है। ठीक, देखो ये स्टडी प्लान हर बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग बनाएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हर एक चीज को ग्रास्प कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी नहीं कर पाते। ठीक, तो यहां पर तुम्हें अपने हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, उसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक तो है एक्सरसाइज 2.1 और दूसरी है एक्सरसाइज 2.2। अब कई बच्चे ऐसे होंगे ये दोनों एक्सरसाइजेस 2.1 और 2.2 एक ही दिन में कर लेंगे। इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं वो सब कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ बच्चे हैं ऐसे, तो इस पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो उनका उसके अगले दिन का टारगेट हो सकता है, मतलब आज जो उन्होंने ये वीडियो देखी, अब इससे अगले दिन का उनका टारगेट हो सकता है कि मुझे कल एक दिन में ये पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक ही दिन में ये दोनों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, दोनों एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ एक दिन में ये एक ही एक्सरसाइज कर पाएंगे और दूसरे दिन में ये वाली दूसरी एक्सरसाइज करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि स्टडी प्लान तुम अपने हिसाब से रियलिस्टिक बनाओ, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होता है कि मैं कितना कर सकता हूं एक दिन के अंदर। तो एक सब्जेक्ट का एक दिन में कितना काम तुम कर सकते हो वो तुम्हें डिसाइड करना होगा, एक टारगेट बनाना होगा और फिर उस दिन उस टारगेट को पूरा करना होगा। बहुत ज्यादा मोटिवेट होके ना ये मत कहना कल एक दिन में मैं 10 चैप्टर खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन में 10 चैप्टर तुम नहीं खत्म कर सकते। या फिर एक दिन में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एक चैप्टर भी पूरा नहीं कर सकता और वो ये टारगेट बना ले कि मैं 2 चैप्टर पूरे करूंगा, वो भी अनरियलिस्टिक है। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाओ। और हां, अपने स्टडी प्लान को ना इस तरीके से बनाना कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचो कि अगर मैं इस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करने लग गया तो क्या मेरा दिसंबर मंथ की एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब दिसंबर मंथ की एंड तक सिलेबस क्यों कंप्लीट करना है सर? यार देखो, तुम्हें अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं अगर उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ना, तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट करके तुम्हें कुछ चीजें और ऐसी करनी होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना, प्रॉपर रिवीजन करनी, और इन सब के लिए तुम्हें कम से कम 1 महीना तो चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। इसलिए तुम अपना कोशिश करना कि स्टडी प्लान इस तरह से बनाओ, ये टारगेट बेस्ड शेड्यूल इस तरह से बनाओ कि तुम अपना सारा सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लो, खत्म कर दो, वो भी दिसंबर मंथ के एंड तक, टिल एंड। ठीक है, दिसंबर मंथ की एंड तक खत्म कर दो। अब अगर मैं इसकी अगली टिप पे आता हूं तो वो ये है कि एनसीईआरटी पे पहले फोकस करो पूरा पूरा।
कई बच्चे क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी तो अच्छे से पहले पढ़ते नहीं है, एनसीईआरटी का एक चैप्टर किया और फिर उसी चैप्टर को रेफरेंस बुक ले ली कोई ना कोई, जैसे मैथ्स के लिए किसी ने आर डी शर्मा ले ली, साइंस के लिए किसी ने एवरग्रीन की बुक ले ली, या फिर कोई और प्रदीप की अपनी रेफरेंस ले ली। पर ये सही अप्रोच नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम रेफरेंस बुक्स मत लो, जितनी मर्जी रेफरेंस बुक्स लो भाई, मुझे क्या है, पैसे तुम्हारे खर्च हो रहे, मेरे नहीं हो रहे। और यहाँ पे पैसे की भी बात नहीं है, दरअसल ये है कि तुम एनसीईआरटी पहले एक बार अच्छे से कर नहीं रहे हो, रेफरेंसेस को साथ साथ में लगाई जा रहे हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, चाहे साइंस के हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों, चाहे एसएसटी के हों, वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जिसने एनसीईआरटी को डीपली अच्छे से कर लिया है उसे किसी और रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी कंप्लीट करो। अगर एनसीईआरटी पूरी करने के बाद टाइम बच जाए, जो कि नहीं बचेगा मेरे हिसाब से, पर अगर बच जाए फिर रेफरेंसेस को पकड़ो और फिर रेफरेंसेस में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। पर जब तक एनसीईआरटी से अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई और बुक नहीं पकड़नी, ठीक है? उससे तुम्हारी सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी, एक चैप्टर तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा जो एक्चुअल में मुश्किल नहीं था। एग्जाम के लिए जितनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं भी होगी, वो भी तुम एक्स्ट्रा रेफरेंसेस में से करके चले जाओगे, बाद में उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा भाई, है ना? तो इसलिए पहले एनसीईआरटी पे पूरा पूरा फोकस करो। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए फिर रेफरेंसेस पर फोकस करना, ठीक? चलो, तीसरी चीज़ रिवीजन। रिवीजन ज़रूर किया करो यार, रेगुलर रिवीजन्स करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने मंडे टू फ्राइडे किसी एक चीज़ को पढ़ लिया है, ठीक, मंडे टू फ्राइडे अपने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की काफ़ी चीज़ों को पढ़ लिया है, तो अब सैटरडे संडे के जो 2 दिन है ना, उन 2 दिनों में ये जो 5 दिनों में करी गई चीज़ें हैं उसे रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम पुराना भूलते जा रहे हो और नया पढ़ते जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे ना, जब मैं क्लास 12th में था अपनी, उस टाइम पर मेरे मैथमेटिक्स के एक टीचर थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी सही लाइन कही थी, सिर्फ मुझे नहीं पूरी क्लास को, कि कोई भी ऐसा बच्चा जो अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम देने गया है विदाउट रिवीजन, वो उस बच्चे से कम मार्क्स ही लेकर आएगा जो बच्चे ने चाहे सिर्फ 80% से 90% सिलेबस कंप्लीट किया हो बट विद रिवीजन। इसलिए रिवीजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नया नया पढ़ते जाना ही काफ़ी नहीं है, पुराने वाले को भी साथ साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन ज़रूर करनी है। उसके बाद दूसरा कह दिया, चौथा जो हमारा टिप है या 4th टिप है वो यही है कि जब तुम्हारा ये 3 पॉइंट्स करके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तुम्हारा पूरा सिलेबस, तब तुम्हें क्या करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, तुम्हें अपना पूरा सिलेबस दिसंबर मंथ की एंड तक जैसे मर्जी कंप्लीट करना है। अब दिसंबर मंथ की एंड तक तुम जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुम्हें जनवरी मंथ में क्या करना है, फेब का जो महीना बचा हुआ होगा पेपरों से पहले, उसमें तुम्हें क्या करना है वो बताता हूं। अब देखो यार, उसमें तुम्हें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स तुम्हारे क्लास 10th के लिए ये दोनों चीजें तुम्हें सीबीएसई की ऑफिशियल साइट में मिल जाएंगे, ठीक है? वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पड़े हैं पिछले 10 सालों के, और सैंपल पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं। और हर साल सीबीएसई नया सैंपल पेपर अपना लॉन्च करते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम्स में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई एक सैंपल पेपर निकालती है हर बार, हर साल। तो वो तुम सॉल्व करना, और फिर उसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, उसी पैटर्न पर कई सारे क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक्स और मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे ओसवाल का, एड्यूकार्ट का, और भी बहुत सारे। तो तुम वहां से भी उन्हें बाय करके इन्हें और प्रैक्टिस कर पाओगे। 1 महीना बहुत होता है भाई, 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अगर तुम पहले 10 दिन 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, यानी पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हो गए, आगे आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर तुम 20 सैंपल पेपर्स कर लो, फिर बताओ अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आएंगे भाई? तुमने एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, सैंपल पेपर कर लिए, तुम्हें एग्जाम का पैटर्न पता है, तो एग्जाम टाइम में तुम्हें नर्वसनेस भी कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पेपर कैसा आना है या किस पैटर्न में आना है, क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसा होगा, वो सब तुम इन सब चीजों को करके जान चुके हो। तो फिर कैसे मुश्किल होगी यार? कोई मुश्किल नहीं होगी।
आगे लास्ट टिप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि तुम्हें अपने माइंड को, अपने दिमाग को एग्जाम से 30 मिनट पहले आराम देना है। पता है क्या है, मैंने ना देखा है कि एग्जाम टाइम पर ना, एग्जाम से 5 या 10 मिनट पहले तक भी ना बच्चे बुक खोल के, नोटबुक खोल के पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये है सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती, और ये सबसे बेकार लगता है मुझे तो। और ये लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में होता है, सच्ची बताऊं तो। बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, पर हाँ ये गलत है, ऐसे मत किया करो यार। एग्जाम से ना कम से कम आधे घंटे पहले तक से ही अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे दो। तुम ऑलरेडी एग्जाम से पहले वाली जो छुट्टियां मिली थी तुम्हें, या एग्जाम से पहले अपने घर में भी बहुत पढ़ के आ चुके हो, बहुत रिवीजन करके आ चुके हो, तुम्हारा दिमाग बेचारा थक चुका है। और एग्जाम टाइम में भी जब तुम एग्जाम लिख रहे होगे ना, तुम्हें अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा काम करवाना है तुमने। तो इसलिए उससे कम से कम आधे घंटे पहले उसे थोड़ा तो आराम दो, थोड़ा तो रेस्ट दो। इसलिए आधे घंटे पहले, कम से कम एग्जाम से आधे घंटे पहले कुछ मत पढ़ो, अपने दिमाग को आराम दो। बस जितना तुमने कर लिया है वो बहुत है। और वैसे भी एग्जाम से आधे घंटे पहले पढ़ के तुम तो टॉप नहीं कर जाओगे। आधे घंटे पहले पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। थोड़ा सा रेस्ट दिया करो पेपर से पहले। अब एक बोनस टिप देना चाहूंगा तुम लोगों को। अगर तुम यहां तक वीडियो देख के आए हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं तुम्हें कोई भी टिप गलत नहीं दूंगा और इनको तुम फॉलो भी करने वाले हो, वेरी गुड। और अब ये बोनस टिप भी सुनकर जाओगे और फिर उसके बाद तो जो तुम एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो ना, वैसा कोई नहीं कर पाएगा। अब देखो यार, बोनस टिप क्या है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। ध्यान से सुनना, मैं कंसिस्टेंट कह रहा हूं, मोटिवेटेड नहीं कह रहा। बहुत ज्यादा मोटिवेट होके अनरियलिस्टिक शेड्यूल मत बनाना, और कंसिस्टेंट रहना। बस आराम से पढ़ना। कंसिस्टेंट रहने का मतलब होता है कि जितना तुमने आज पढ़ा है उतना ही कल भी पढ़ना, उतना ही परसों भी पढ़ना, और फिर उसके बाद चाहो तो अपने टाइम को थोड़ा बढ़ाओ, पर इतना तेजी से मत बढ़ाना कि बाद में तुम पढ़ो ही ना। होता है ना कभी कभार ऐसे कि आज तो बहुत जोश आ गया, आज तो मैं 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर दूंगा, बैठे पूरा दिन पढ़ लिया, आधी रात तक पढ़ लिया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तुम खुश हो गए, सो गए, आज तो मजा आ गया, मैंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिया। अगले दिन जब उठे तो बाद में मन ही नहीं कर रहा करने का, कि यार चलो छोड़ो, कल मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया था तो मान लेता हूं कल का टारगेट जो है ना, मैंने आज वाला भी कल ही कंप्लीट कर लिया था, छोड़ो आज रहने देते, आज नहीं पढ़ते। तो ये गलत है। तुम चाहे अपना टारगेट और शेड्यूल छोटा रखो, कम बनाओ, पर जितना भी बनाओ उतना ही रोज फॉलो करो और फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। अब मैं इसके लिए ना तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। समझ लो कि तुम्हें, मैंने कहा कि फर्स्ट डे में जितना भी तुम करोगे काम, उतना ही तुम्हें आगे भी करना है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। पर तुम ठहरे थोड़े मोटिवेटेड बंदे, तुमने कहा नहीं हम तो भाई अच्छे से पहले दिन में ही 10 चैप्टर करेंगे, जो कि अनरियलिस्टिक है पहली बात तो। पर चलो ठीक है, समझ लो पहले दिन में तुमने इतना काम किया, समझ लो वो उसमें तुम्हें मार्क्स मिल गए 10, तुम्हारे काम करने को मैं मार्क्स देता हूं, ठीक है 10। सेकेंड डे तुम्हारा जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया, अब तुमने काम किया 6, 10 में से 6 नंबर वाला। फिर थर्ड डे तुम्हारा जोश जो है वो थोड़ा सा और ठंडा पड़ गया, अब तुमने काम किया बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा 2 नंबर वाला तुमने काम किया बिल्कुल ऐसा कि जिससे 10 में से 2 तक के नंबर तुम ला पाए, मतलब काम करने के अकॉर्डिंगली कि तुमने कितना काम किया। उसके बाद चौथे दिन पे आ जाते हैं। चौथे दिन तुमने कुछ भी नहीं किया तो वहां पे 0। अब आते हैं 5वें दिन पे, ठीक है 5th डे पे। 5वें दिन समझ लो उस दिन भी तुमने कुछ नहीं किया, और कुछ ना करके तुमने उल्टा अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे या कहीं और, कोई भी रीजन हो सकता है, कहीं पर भी वेस्ट कर दिया, तो अब वो टाइम चला गया माइनस में। ऐसे ही 6th डे भी तुमने कुछ नहीं किया, वो भी और ज्यादा माइनस में चला गया, -6 समझ लो। और फिर आखिरी दिन जो आएगा हफ्ते का, उस दिन तो तुमने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा दिन और पूरी रात ही फोन चला लिया, एकदम माइनस में चला गया तुम्हारा टाइम। यानी अब 10 पहले प्लस का कट गया माइनस से, ये 6 प्लस का कट गया -6 से, ये 2 प्लस का -2 से कट गया, कितना बचा सिर्फ 0। यानी कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी का रेट, तुम्हारे काम करने की कैपेबिलिटी, तुम्हारे काम करने का जो जुनून, एंड में 1 हफ्ते के बाद क्या निकल के आया,
0 अंडा। पर वहीं अगर एक और बच्चा है जो बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आया और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कहता मुझे पता है मैं एक दिन में 10 में से 5 नंबर वाला काम कर पाऊंगा, तो कहता ठीक है मैं करूंगा। उसके अगले दिन भी उसने उतना ही काम किया, उसके अगले दिन भी उसने उतना ही काम किया, और ऐसे करते करते 7 दिन तक जब उसने ये 5 5 5 5 जितना काम किया तो एंड में उसका स्कोर कितना हुआ 35। और तुमने जो शुरुआत में तो जोश दिखा दिया पर बाद में धीरे धीरे जोश कम होता गया और पढ़ना बंद कर दिया, उसका स्कोर कितना है 0 अंडा। तो यहां पर ये कंसिस्टेंसी की पावर है कि तुम रोज कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो वो बहुत लंबे समय तक टिकेगा। मैं थोड़ा सा फंबल हो गया। पर वहीं अगर तुमने अपने काम को इस तरह से डिवाइड नहीं करा और पहले दिन ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होके जोश में आकर काम करने की कोशिश करी, तो वो गलत ही होगा। बाद में वो जोश ठंडा पड़ेगा तो जितना काम तुमने किया है उसका 50% भी करने को मन नहीं करेगा। ठीक, तो सारी टिप्स को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली टिप थी एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ। एनसीईआरटी को पहले फॉलो करो, एनसीईआरटी सिलेबस जब खत्म हो जाए फिर रेफरेंसेस की तरफ जाओ। रेगुलर रिविजन्स करनी इंपॉर्टेंट है, हर वीकेंड पर रिविजन्स जरूर किया करो। पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर सॉल्व करने इंपॉर्टेंट हैं। दिसंबर मंथ तक अपना सिलेबस किसी भी तरह कंप्लीट करो, फिर ये पीवाईक्यू और सैंपल पेपर जरूर लगाओ। 5वां, एग्जाम जब देने जाओगे तो उससे कम से कम 30 मिनट पहले तक तो अपने माइंड को रिलैक्स कर दो, कुछ मत पढ़ो। और बोनस टिप ये है कि कंसिस्टेंट रहो, रोज उतना काम करो जितना तुम कर सकते हो, बिना किसी ब्रेक के और बिना किसी एक्सक्यूज के। ठीक, और मेरा आज की सेशन का जो एंड वाला ज्ञान है वो भी यही है जो कंसिस्टेंट रहने वाला मैंने बताया, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। अब तुम्हें अगर मैं इस चैनल के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो यार हमारे इस चैनल AVM स्टडी हब पे अभी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं तुम्हारी CBSE स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की NCERT का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं और तुम्हारे एग्जाम से पहले तक करवा दूंगा। फिलहाल चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो चुका है इसी चैनल पर। उसकी प्लेलिस्ट भी प्रॉपर इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बनी हुई है। ठीक, और आगे आने वाले चैप्टर्स भी तुम्हें मिलते रहेंगे, उसके लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। क्लास 9th साइंस का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्लास 9th मैथमेटिक्स के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ और स्ट्रैटेजी वीडियोस, हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, तेज कैसे लिखें पेपर में ताकि हैंडराइटिंग भी गंदी ना आए, एग्जामिनर को भी समझ आ जाए, एग्जाम अच्छे मिल जाएं, ऐसे और भी तमाम टॉपिक्स उन पे वीडियोस इस चैनल पर आ चुकी हैं। तो अभी इस चैनल पर जाओ, विजिट करो, क्योंकि ये तुम्हारी क्लास 10th की जर्नी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अपना कोई छोटा भाई बहन है ना 9th क्लास का, उसके लिए भी बेनिफिशियल है, तो उसे भी जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक, तो ये तो रही इस चैनल की बात। अब जाने से पहले यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो नीचे अच्छा सा कमेंट तुम कर सकते हो, उसका जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। उसके बाद बस यही होता है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो तुम्हारे क्लास 10th मैथमेटिक्स की NCERT बुक का चैप्टर नंबर 3 है, उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय, पढ़ लो।